आज हम पढ़ेंगे भारतीय मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था भारतीय मानसून या भारतीय जलवायु। तो भारतीय जलवायु मानसूनी प्रकार की जलवायु है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार भारतीय जलवायु को 4 ऋतुओं में बांटा गया है, वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे भारतीय मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत। तो भारतीय मानसून की उत्पत्ति के 4 सिद्धांत हैं। सबसे पहला आता है तापीय सिद्धांत। तापीय सिद्धांत के प्रतिपादन में सर्वाधिक योगदान दिया था ब्रिटिश विद्वानों ने, जिसमें डडले स्टम्प और बेकर का इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस सिद्धांत के अनुसार मौसमी हवाओं की उत्पत्ति का मुख्य कारण ताप है। जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य उत्तरायण होता है, यानी जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में रहता है, तो उस समय वहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ते, तापमान अधिक होने के कारण वहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। और इस निम्न दाब का जो कारण है उसके कारण देखो, निम्न दाब के कारण यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में जो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं हैं, यहाँ पर निम्न दाब हो जाता है। निम्न दाब के कारण जो तापीय विस्फोट है वो उत्तर की तरफ खिसक जाता है, और इस कारण से जो यहाँ पर उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन है वो यहाँ से पिछड़ जाती है, और जो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं वो विस्फोट रेखा को पार करती हैं, तो फेरल के अनुसार वो अपनी दाहिनी तरफ मुड़ जाती है। अब देखो, व्यापारिक पवनें 5 से लेके 30 डिग्री दोनों गोलार्धों में उत्तर और दक्षिणी अक्षांशों के बीच व्यापारिक पवनें चलती हैं। तो देखो, जब ये विस्फोट रेखा को पार करती है तो ये फेरल के नियम के अनुसार अपने दाहिनी तरफ मुड़ जाती है, और ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून का रूप लेती है, और जो भारत पे जो निम्न दाब का क्षेत्र होता है उसके तरफ चलती है। और ये जब यहाँ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के ऊपर से चल के आती है, तो ये नमी युक्त रहती है, इनमें नमी रहती है, और इस कारण से ये भारत में 2 दिशाओं में बढ़ जाती है, अरब शाखा और बंगाल की शाखा, और ये भारत में वर्षा करती है। तो ये होता है दक्षिण पश्चिमी मानसून। लेकिन जब सूर्य वापस दक्षिणी गोलार्ध में यानी दक्षिणायन होता है, तो जो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें वो वापस अपनी जगह पर चलने लग जाती है, जिसके कारण उत्तरी पूर्वी मानसून जिसको कहते हैं वो होता है उत्तरी पूर्वी मानसून। तो 6 महीने दक्षिणी पूर्वी जो व्यापारिक पवनें हैं वो भूमध्य रेखा को पार करके जो भारत या उत्तरी भारत में जो निम्न दाब का क्षेत्र बनता है उसकी तरफ चलती है। तो ये तापीय सिद्धांत है। इसमें बताया गया है कि मौसमी हवाएं हैं उनकी उत्पत्ति ताप के कारण ही होती है। लेकिन इस जो सिद्धांत है इसकी भी आलोचना की गई है। ये अत्यधिक सरलीकृत व्याख्या है, इसके बहुत सिंपल तरीके से व्याख्या की गई है। और सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन स्थिति तो हर वर्ष होती है, तो फिर मानसून के आगमन में अनिश्चितता क्यों? कि मानसून में अनिश्चितता क्यों होती है? क्योंकि अगर सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन होने पे ही दक्षिणी पश्चिमी मानसून और उत्तरी पूर्वी मानसून होता है, तो एकदम निश्चित होना चाहिए, क्योंकि सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन होने की जो है वो एकदम निश्चित है, तो मानसून के आगमन की भी एकदम निश्चितता होनी चाहिए, परंतु इसमें अनियमितता है। दूसरा सिद्धांत आता है विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत। विषुवतीय जो पछुआ पवन सिद्धांत है इसका प्रतिपादन फ्लोर नामक विद्वान ने किया था, और इनके अनुसार जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो विषुवतीय पछुआ पवन ही दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, और इसकी उत्पत्ति अंतर उष्ण अभिसरण के कारण होती है। इन्होंने बताया कि जो 0 से 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में पश्चिम से पूर्व की तरफ विषुवतीय पछुआ पवन चलती है। उन्होंने बताया कि जब गर्मियों में या जब सूर्य उत्तरायण होता है उस टाइम क्या होता है, जो तापीय विषुवत रेखा है वो भारत के उत्तर में चली जाती है, कि उत्तर की तरफ खिसक जाती है, और अंतर उष्ण अभिसरण भी उत्तर की तरफ खिसक जाते हैं। और
उत्तर की तरफ खिसकने के कारण यहाँ पर निम्न दाब बनता है और ये विश्व की पछुआ पवन है वो अपनी दिशा संशोधित करके ये ही दक्षिणी पश्चिमी मानसून का रूप धारण करती है। अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र को मानसून द्रोणी के नाम से भी जाना जाता है। और जब वापस से सूर्य दक्षिणायन होता है तो यहाँ पर जो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती थी वो वापस अपनी स्थिति पे हो जाती है और जब सूर्य उत्तरायण होता है तो ये ऊपर की तरफ खिसक जाती है, यानी ये लुप्त हो जाती है और यहाँ पर जो विश्व की पछुआ पवन है वो चलने लग जाती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में। तो ये था विश्व की पछुआ पवन, ये भी बिल्कुल सेम, ये भी मानसून की उत्पत्ति में तापीय प्रभाव को ही व्याख्या करता है क्योंकि तापीय जो सिद्धांत है उसके समान ही है। तो इसकी आलोचना भी उन्हीं के आधार पे की कि सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने की स्थिति एकदम एग्जैक्ट क्लियर होती है तो भारतीय मानसून के आगमन की जो अनियमितता है वो क्यों है। अगला सिद्धांत आता है जेट स्ट्रीम सिद्धांत। जेट स्ट्रीम सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्ट ने किया था और भारतीय मौसम विज्ञानी कोटेश्वरम ने इस दिशा में सराहनीय प्रयास किया है। अब देखो जेट स्ट्रीम क्या होती है, जेट स्ट्रीम होती है ऊपरी वायुमंडल में, यानी कि क्षोभ मंडल में 9 से 18 किलोमीटर के बीच अति तीव्र गति से चलने वाली वायु प्रवाह प्रणाली है और इसके मध्य भाग में जो गति है वो अधिकतम होती है और ये पृथ्वी के ऊपर एक आवरण सा बनाती है जो निचले निम्न वायुमंडल को प्रभावित भी करती है। जेट स्ट्रीम इनकी खोज द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुई थी। भारत में आने वाला जो मानसून है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उसका संबंध उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम से है तथा उत्तरी पूर्वी मानसून यानी शीतकालीन मानसून का संबंध उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम से है। देखो उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच चलती है, जबकि उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम 20 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच चलती है। शीतकाल में क्या होता है, देखो शीतकाल में उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम संपूर्ण पश्चिमी तथा मध्य एशिया पे पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। इस तरह से जब ये तिब्बत के पठार हिमालय से यहाँ से होती है तो इसकी 2 शाखाएं हो जाती है, एक तो इसके उत्तर में और एक दक्षिण में, जो कि हिमालय के दक्षिण में पूर्व की ओर अग्रसित होती है। यानी कि यहाँ जैसे इस तरह भारत की हिमालय है तो ये हिमालय के दक्षिण में पूर्व की तरफ अग्रसित होती है। इसकी माध्य स्थिति फरवरी में लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर होती है और इसका दाब स्तर 200 से 300 मिलीबार होता है। पश्चिमी विक्षोभ जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में जानने की या हम कहें कि शीत ऋतु में आते हैं, वो इन्हीं उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम है उसके द्वारा लाए जाते हैं। कौन से? पश्चिमी विक्षोभ, जिनको हम बोलते हैं, जिनको स्थानीय भाषा में माउट बोलते हैं, जिससे शीतकाल में हमारे यहाँ पर बारिश होती है। और जब ये इधर ये ठंडी हवा के स्तंभ होते हैं, ये हवा ठंडी होती है, ठंडी हवा का, जिसके कारण ये नीचे की तरफ क्या करती है, ठंडी हवाओं को धकेलती है और धकेलने के कारण वहां उच्च दाब बनता है। तो यहाँ से उच्च दाब से हवाएं क्या करती है, जो बंगाल की खाड़ी के नीचे निम्न दाब है उस तरफ अपनी फेरन के नियम के अनुसार ये बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के बाद अपनी दिशा चेंज कर लेती है, यानी कि अपनी बाईं तरफ मुड़ जाती है और ये जो निम्न दाब का क्षेत्र है उसको तरफ चलती है। तो ये ही हमारा क्या होता है,
लौटता हुआ मानसून, या हम इसको कह सकते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून या शीतकालीन मानसून होता है। अब देखो जब ये हवाएं नीचे की तरफ हवा को धकेलती है तो इसी कारण से उत्तर प्रदेश और बिहार में सर्दियों में शीतलहर चलती है। किसके कारण? उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम जो कि ऊपरी वायुमंडल में चलती है, वो नीचे की तरफ, क्योंकि वो ठंडी वायु का स्तंभ होती है, वो नीचे की तरफ हवा को धकेलती है और वहां पर उच्च दाब बनता है और उस उच्च दाब से निम्न दाब जो कि बंगाल की खाड़ी से बनता है तो उसकी तरफ हवाएं चलती हैं। तो उसी कारण से उत्तर प्रदेश और बिहार में शीतकाल में जो शीतलहर है वो चलती है। यहाँ पर जब ये हवाएं बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण कर लेती है तो यहाँ पर ये तमिलनाडु के तट पर बारिश करती है। देखो हमने बहुत बार मैं बता चुकी हूँ कि तमिलनाडु में जो बारिश होती है, तमिलनाडु में जो तटवर्ती क्षेत्र होते हैं उनमें बारिश होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से या शीतकालीन मानसून से या लौटते हुए मानसून से बारिश होती है। गर्मियों में ये पश्चिमी जो जेट स्ट्रीम है, उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम, ये तिब्बत के पठार के उत्तर में चली जाती है और तिब्बत के पठार और मध्य एशिया के अत्यधिक गर्म होने के कारण वहां पर हवा ऊपर उठती है। यानी कि तिब्बत का पठार है, यहाँ पर जैसे हम मानते हैं कि तिब्बत का पठार है और इसके बहुत अधिक गर्म होने के कारण यहाँ से हवाएं क्या होती है? ऊपर की उठती है और ऊपर उठती हुई बहिर्गामी वायु क्षोभ सीमा के पास दो अलग धाराओं में बढ़ जाती है। यानी कि यहाँ पर जाके ये हवाएं घड़ी की सुई की दिशा में क्या करने लग जाती है? अभिसरण करने लग जाती है। इस तरह से ये अभिसरण, और फिर ये बहिर्गामी ऊपर उठती हुई जो ये ऊपर उठती वायु बहिर्गामी क्षोभ सीमा के पास जाके दो दिशाओं में बढ़ जाती है। इसकी एक शाखा पूर्वी उष्ण जेट स्ट्रीम और एक पश्चिमी जेट स्ट्रीम के नाम से। पश्चिमी जेट स्ट्रीम उत्तरी जो एशिया है उधर चली जाती है और जो पश्चिमी पूर्वी जेट स्ट्रीम है वो भारत के ऊपर से, ये पश्चिमी जो पूर्वी उष्ण है वो भारत के ऊपर से गुजरते हुए अरब सागर में नीचे उतरती है। यहाँ अरब सागर में नीचे उतरती है तो यहाँ पर क्या होगा? नीचे उतरेगी तो उच्च दाब, लेकिन ये गर्म हवा है तो ये जब भारत के ऊपर से होके गुजरती है तो ये नीचे की हवा को भी गर्म करके ऊपर उठा देती है, जिसके कारण यहाँ पर निम्न दाब बन जाता है। भारत के ऊपर क्या बन जाता है? निम्न दाब बन जाता है और इस निम्न दाब को भरने के लिए ये जब यहाँ हवाएं नीचे उतरती है अरब सागर में तो यहाँ से हवाएं चलती है उस निम्न दाब को भरने के लिए, उस निम्न दाब की ओर, और यही हमारा दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है। कौन सा? दक्षिणी पश्चिमी मानसून किससे? उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम जो कि तिब्बत के पठार या मध्य एशिया के अत्यधिक गर्म होने के कारण वह हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और ऊपर उठने के बाद वो क्या होती है कि घड़ी की सुई की दिशा के अनुकूल वो अभिसरण करने लग जाती है और फिर ये क्षोभ सीमा के पास दो भागों में बढ़ जाती है। एक पश्चिमी जो कि मध्य एशिया के ऊपर पश्चिमी जेट जो कि हर टाइम इसके ऊपर चलती है और भारत के ऊपर से चलती है उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम, और वो उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम गर्म होने के कारण भारत में जो धरातल है उसको गर्म करके और वहां की हवा को ऊपर खींच लेती है। और ये जब यहाँ पर अरब सागर के पास ये नीचे उतरती है तो यहाँ उच्च दाब बनता है और यहाँ पर हवाएं ऊपर चली जाती है गर्म होकर तो यहाँ पर एक घट निम्न दाब बनता है और इस निम्न दाब उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जो हवाएं चलती है वही हमारा दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है। उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम के कारण ही भारत में मानसून पूर्व उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं जिससे भारी बारिश होती है। अब देखो पूर्वी जेट स्ट्रीम न केवल मौसमी है बल्कि अनियमित भी है, तो यही कारण है कि भारतीय मानसून भी अनियमित है। अगर ये बहर क्षेत्र में लंबी अवधि तक चलती है तो उस क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है, अगर ये कमजोर होती है तो वहां पर सूखे की स्थिति होती है।
1966 ईस्वी में जो सूखे की व्याख्या है इसी सिद्धांत द्वारा होती है, लेकिन अभी तक इसकी इतनी व्याख्या नहीं हुई है कि जेट पूर्वी जो जेट स्ट्रीम है वो अनिश्चित क्यों है, और ये सूर्य ताप की विभिन्नता का ही परिणाम है या इनकी किस तरह से इनकी उत्पत्ति है, कभी अनिश्चित हो जाती है कभी प्रबल रहती है, तो इनकी व्याख्या अभी तक नहीं हुई है। अगला है अल्निनो सिद्धांत। अल्निनो सिद्धांत का सर्वप्रथम जो अल्निनो है उसका अध्ययन गिलबर्ट बार्कर ने किया था। अल्निनो एक उपसतही गर्म जलधारा है जो पेरू के तट के पास उत्पन्न होती है और ये उत्तर के दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है 8 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 36 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच। अब देखो जब अल्निनो उत्पन्न होती है तो जो दक्षिणी विषुवतीय गर्म जलधारा है वो उसका तापमान और बढ़ जाता है, और वो जब यहाँ इस तरह से प्रशांत महासागर में दक्षिणी विषुवत रेखा है पूर्व से पश्चिम की तरफ कैसे चलती है, तो यहाँ पर तापमान अधिक होने के कारण निम्न दाब बनता है और वहां इस तरह से निम्न दाब बन जाता है। और जब कभी निम्न दाब हिंद महासागर के पूर्व या मध्यवर्ती भाग तक पहुंच जाता है तो अरब सागर में जो उच्च दाब बनता है या भारतीय स्थलीय भाग में जो निम्न दाब बनता है वो कमजोर हो जाता है और अरब सागर से जो उच्च दाब से हवाएं इस तरह यानी कि हिंद महासागर के पूर्ववर्ती भाग या जो मध्यवर्ती भाग है उसकी तरफ हवाएं चलने लग जाती है और भारत के ऊपर जो निम्न दाब का क्षेत्र बनता है वो कमजोर रहता है, तो इस कारण भारत में सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। और जब अल्निनो के विपरीत लानिनो की स्थिति होती है तो यहाँ पर जो ठंडी धारा है पेरू की ठंडी धारा वो उत्पन्न होती है, यहाँ उच्च दाब बनता है, यहाँ पर निम्न दाब बनता है और यहाँ पर फिर उच्च दाब बनता है, और भारतीय जो स्थल भाग पर निम्न दाब बनता है वो प्रबल रहता है और लानिनो की स्थिति में भारतीय मौसम या भारतीय मानसून अधिक प्रबल रहता है और अच्छी बारिश होती है, कभी कभी तो बाढ़ की स्थिति भी बन जाती है। तो ये थे भारतीय मानसून के उत्पत्ति के सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत तापीय सिद्धांत, जिसमें मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति ताप के कारण बताया गया कि सूर्य के उत्तरायण या दक्षिणायन होने के कारण जो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन है वही दक्षिणी पश्चिमी मानसून का रूप लेते हैं, और जब दक्षिणी सूर्य दक्षिणायन होता है तो जो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन है वो अपनी स्थिति पर वापस प्रवाहित होने लग जाती है, तो वो उत्तरी पूर्वी मानसून का रूप धारण करती है। विषुवतीय पछुआ पवन इसको फ्लोन ने दिया था, उन्होंने कहा था 0 से 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच में जो विषुवतीय पछुआ पवन पश्चिम से पूर्व की दिशा में प्रवाहित होती है वो ही दक्षिणी पश्चिमी मानसून का रूप लेती है सूर्य के उत्तरायण होने पर। जो अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र वो उत्तर की तरफ खिसक जाता है। जेट स्ट्रीम सिद्धांत के अनुसार भारतीय मानसून का जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है उसका संबंध उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम से, जो कि 8 डिग्री उत्तर से उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में चलती है, और जो शीतकालीन मानसून है या उत्तरी पूर्वी मानसून है उसका संबंध उष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम से है। अल्निनो सिद्धांत के बारे में अभी इतनी जो अध्ययन है वो नहीं हो पाया, लेकिन कहीं न कहीं अल्निनो भी भारतीय मौसम को प्रभावित करता है। और जो अब से 1875 से 1985 के बीच 43 वर्ष सूखे की स्थिति आई और इनमें सिर्फ 19 बार की ही व्याख्या है अल्निनो के द्वारा। तो अल्निनो के प्रभाव के द्वारा हो सकती है, तो जरूरत है इस दिशा में और अनुसंधान करने की। किसके संबंध में? अल्निनो सिद्धांत के बारे में। थैंक यू।